हेलो वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं देवेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अ टाइगर इन द जू और एरियस एडवर्स अगेन वेलकम यू ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ टाइगर इन द जू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी पॉइंट्स which we are going to cover today. Okay, so we are going to talk about the poet, key themes, analytical summary, explanation, poetic devices, and PYQ. This chapter is very, very important for the sake of board examination. यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप बड़ी ध्यान से पढ़िएगा इसको। मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ कवर कर लो और इसे सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दो। तो चलिए हम बात करते हैं भाई अबाउट द पोएट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अबाउट द पोएट क्या, एज वी नो अबाउट लेस्ली नॉरिस। सो व्हाट अबाउट हिम, चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए ये है लेस्ली नॉरिस साहब एंड ही इज इन थॉट मोड, यू कैन सी। सो क्या है, हिज नेम वाज जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इनका जन्म 1921 में हुआ था एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। पॉइंट नंबर वन। If we talk about his career, so taught at educational institutions across Britain and United States, so he was very popular face there. What were his achievements? He published his first poem in 1938, his collection, first collection in 1943, and very prestigious honors say सम्मानित थे, including uh, you know, Colman O'Dadley Poetry Prize of AML Award for the poetry in 1996. And again, not only this, Fellow of Royal Society of Literature. So he was a very, very known face. Well, let's go to the next. What is the key theme of the poem? Very, very important to students. एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये थीम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दिस थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस सो? थीम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थीम टीचेज सो मेनी थिंग्स। थीम पर बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल इस चैप्टर के किसी भी पॉइंट को आप आगे ना बढ़ाएं और इस पोम को, इस चैप्टर को पूरी तरह से देखें। आपकी 10th की तैयारी हो जाएगी, आपका टोटल कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू नो दिस। सो की थीम क्या है? कैप्टिविटी causes suffering, both humans and animals require freedom. देखिए, everyone needs freedom. कैप्चरिंग इज नॉट गुड। आप किसी को हर सुविधा अवेलेबल करवाइए एंड यू से हिम दैट भाई आप इस कैद में रहिए, आपको हम हर सुविधा अवेलेबल कराएंगे। आई डोंट थिंक ही और शी इज गोइंग टू बी कन्विंस्ड। आई डोंट थिंक कि कोई आपकी बात समझ करके रुकेगा, बिकॉज एवरी वन नीड्स वॉट? फ्रीडम। सो अगेन फ्रीडम इज द सेंटर वर्ड फॉर दिस पोम। What about second point we can discuss? वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोएट है क्या हाईलाइट करते हैं जी? पोएट हाईलाइट करते हैं कि अर्जेंट नीड है। क्या, किस चीज का अर्जेंट नीड है? जंगली जानवरों को देखने का, उन जानवरों को प्रोटेक्ट करने का, उनके घर को, यानी कि जंगल में टाइगर का घर क्या है? जंगल, फॉरेस्ट। हम उसे क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं फॉर आवर ओन नीड। द रिजल्ट इज व्हाट? The result is very clear because we are going to lose our animals. We are going to lose their world. Today, what is happening, students? हम लोग बाहर के देशों से जानवरों को ला रहे हैं यहाँ पर अपने देश में। Why so? Means animals are being brought from the different nations. So this is the problem. If we protect them, they are the asset for the country, not the country for the earth, because they are decoration for the country, right? So we should save them. We should keep them safe.
It is the duty of human being, right? So please be aware. And what about this? In this poem, what? What does analytical summary say? The analytical summary says that there is a tiger. The tiger has been kept in the zoo. The tiger has been trapped, has been restricted in the zoo. टाइगर को जू में रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, कहीं नहीं घूम सकता है जी, उसी में घूमता रहेगा अपने सॉफ्ट सॉफ्ट पैरों पर, गुस्सा को दबाए हुए। ये देखिए, ये देखिए चेहरे इसके फेस को, अकेले, उदास, नेचुरल इंस्टिंक्ट से दूर। ये टाइगर है, ये अपने शिकार को करना जानता है स्टूडेंट्स, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड एनी हेल्प, नो नीड। He knows how to survive in the forest, the jungle. The wild tiger belongs in the jungle, hiding in longer grass near water holes to hunt what? Deer naturally for survival rather than sport. He does not need any help. So in this poem we can see that बाघ के लिए, टाइगर के लिए ही वर्ड का यूज किया गया, यानी कि यहाँ पर टाइगर को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया। द टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड बाय द पोएट। द टाइगर हैज बीन shown equal to human being by the poet. The reason is what? The poet is treating the animal just equal to human being. Okay, so let's go to the next stanza, but next slide. But before that, again, I'll repeat that please always remember that analytical paragraph, this theme and analytical summary, both are very, very important. Theme is very important because in board examination, question is framed on the basis of the theme. Okay, so let's go to the next one. Okay, see this, the picture. Now, what the explanation says. If we talk about the poet, his poem contrasts a tiger in the zoo and with the tiger in the forest. See, एक बाघ जंगल में और एक बाघ जंगल के बाहर. There is a tiger who is in the forest and there is a tiger who is in the zoo. So, what is the difference between both of the tigers? What differences are there between both? This is to be read. So in the very beginning, the poet is talking about this poem contrast. This poem contrast between two tigers. The tigers are very known animals for everyone. Indian tigers are who we know very well. दो टाइगर हैं, एक टाइगर है जंगल में और एक टाइगर है जू में। दोनों में क्या फर्क है? सपोज एक आदमी कैद है और एक आदमी फ्री है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज वेरी क्लियर दैट both have different types of thinking attitude. Both have different types of thought process. They cannot think single one. They cannot think one, everybody is, packed and everybody is free on the basis of differences. सोच अलग हो जाएगी, काम अलग हो जाएगा, उनका बोलने का तरीका अलग हो जाएगा. Everything will be different. In the same way, it is being discussed about the poet, about the tiger by the poet. कि भाई एक बाघ जंगल में है और एक बाघ फॉरेस्ट में है, जू में है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होगा? तो ये हमें इस पोम में देखने को मिलेगा। यानी कि ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर करना, यानी कि इसमें अंतर किया गया दो तरह के बाघों के बारे में, एक बाघ जू में और एक बाघ फॉरेस्ट में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई ये है टाइगर, ये जू है, ये देखिए, दिस टाइगर इज इन द जू।
So what the book's line says, this poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in the natural habitat. So habitat का means क्या होता है? रहने का जगह है, natural habitat. भाई धरती, जंगल बाघ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है. This earth, the jungle is the best place for the tiger to survive. They need place to live, right? So in the poem, this has been highlighted. The poem moves from the zoo to the jungle. तो सबसे पहले क्या बात होगी? सबसे पहले जू की बात होगी, फिर जंगल की बात होगी. And again we will come to the zoo. So read the poem silently once and say which a stranger speak about the tiger in the zoo. ये लाइन बुक का फर्स्ट पार्ट है जो कि इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप जब इसको पढ़ें तो बुक की कमी महसूस आपको ना हो और बुक का हर एक चीज मेंशन इसमें हो जाए. तो चलिए हम बुक के स्ट्रेंजर पर चलते हैं. आप लोग क्या कहता है? तो the poem says, he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his white rage. The poem's stranger is quite clear. यानी कि इस पोम का स्ट्रेंजा क्वाइट क्लियर है. भाई क्या है ये? स्ट्रेंजा क्या बोला? He stalks in his vivid stripes. You see his body. आप इसके बॉडी को देखिए, इसके शरीर पर ये जो लाइनें हैं, जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इसे कहा गया स्ट्राइप्स, राइट? इसे कहते हैं क्या हम लोग? स्ट्राइप्स. और ये क्या करता है? और स्टॉक्स करता है, टहलता है, टहलता है अपने कैद में, अपने केज में. और कहां पर टहलता है भाई? चुपचाप टहलता है. कीप क्वाइट, नो वर्ड्स, नो लुकिंग अप. अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए, शांत गुस्सा. कैसे? बॉडी के ऊपर लाइंस है, ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स. और इसका पॉज कैसा है? आप देखे होंगे, नुकीला पंजा है इसका. शांत रहता है, फिर भी क्या करता है ये? अपने आप को शांत रखता है ये. द टाइगर इज कीपिंग हिमसेल्फ क्वाइट, नो शो एट ऑल. अपने गुस्से को दबाए रखता है ये. एंड ही डज नॉट डू एनीथिंग, he does not say anything. Why so? Because this is what, like the nature of a big personality. This is noble animal, prestigious animal. और इसका कोई कंपैरिजन नहीं. टाइगर इज टाइगर. द पोएट सेज दैट्स कि टाइगर अपने गुस्से को दबाए हुए अपने केज में चुपचाप. वेलवेट क्वाइट का मतलब यहां पर क्या हुआ समझेंगे? वेलवेट का मतलब पंजा को दिखाया गया. पंजा का जो सॉफ्ट पार्ट है वो सॉफ्ट, यानी कि निचला पार्ट सॉफ्ट होता है, जिसके लिए व्हाइट वेलवेट का यूज किया गया. व्हाइट मीन शांत और एज मीन गुस्सा. यानी कि वो अपने पंजे पर टहलता है जो कि बड़ा नुकीला है, और वो चुपचाप गुस्से को दबा करके टहलते रहता है. तो इसमें जो भी पोएटिक डिवाइसेस होगा हम लोग इसे अलग से कवर अप करेंगे, राइट? हम लोग चलते हैं अगले स्ट्रिंजा पर, क्या पोएट कहते हैं. तो ये तो सेक्शन हो गया कि भाई क्या in this stranger the poet, the tiger is in the zoo. अब देखिए, इस टाइगर को जू में कैद करके रखा गया है. ही हैज बीन केप्ट इन द जू. नाउ द पोएट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइगर हु इज इन द फॉरेस्ट. So let's go to the next stranger. What he says? The poet says, he should be lurking in shadow. See the line. Lurking in shadow means what? Hidden threat, unconscious mind. See,
He should be lurking in shadow. It means वो जब बाघ फॉरेस्ट में होता है तो थ्रेट किसके लिए होता है? दूसरे जानवरों के लिए। छुपा रहता है बड़े बड़े घासों के बीच में। देखिए ध्यान से, द टाइगर इज हाइडिंग इन द फॉरेस्ट एंड वेटिंग फॉर, भाई कोई शिकार आ जाए, झपट्टा मारे खा ले और पेट भर जाएगा। क्या करता है इसके बाद? और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड करता है बड़े बड़े घासों में, चुप के बैठ करके जाता है। कहां पर? नियर द वाटर होल। कहा जाता है बच्चों? वाटर होल के बगल में जाता है, पानी के बगल में जाता है, जहां पर लोग, जहां पर जानवर क्या करने आते हैं? पानी पीने के लिए आते हैं। मैं जाऊंगा और पानी पीऊंगा और बाघ मामा मिलेंगे और खा जाएंगे। वेल, जानवर ऐसा नहीं सोचते। बेचारे प्लम्प डियर, मोटे मोटे डियर जो खा करके हेल्दी हुए रहते हैं, उनको क्या पता कि वहां पर वेट कौन कर रहा है मेरा। यहां तो वेट करें बाघ मामा। बाघ मामा आएंगे और खा जाएंगे। लेकिन ऐसा वो सोचते नहीं। दे डोंट थिंक लाइक दैट। दे कम टू वाटर होल, यानी कि वो पानी के नजदीक आते हैं और क्या करते हैं? पानी के नजदीक आकर पानी पीने की कोशिश करते हैं। यानी कि नियर द वाटर होल वेर प्लम्प डियर पास। कौन पास करता है? ओ मोटे ताजे ताजे हिरन। चलो भाई थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पीकर आते हैं और फर्स्ट क्लास चलेंगे। गर्मी का दिन, बाघ बाबा आए, पकड़ लिए और खा गए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नेचर ऑफ द टाइगर। ये टाइगर का नेचर है, ये इसका नेचर है। और ये ऐसे काम करता है, ये इतना स्ट्रांग है, सेल्फ बिलीफ रखता है कि नहीं भाई हमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी हेल्प, इट इज सेड बाय द टाइगर। डियर स्टूडेंट्स, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट एनिमल्स, दे डोंट नीड एनी हेल्प ऑफ एनीवन। किसी की मदद इनको नहीं चाहिए होती है। स्लाइडिंग व्हाट इज देयर? डिस्क्राइब हाउ टाइगर मूविंग क्वाइटली एंड ग्रेसफुली। चुपचाप घास में बैठ करके, कब के बैठता भी है, बड़े शिकार का इंतजार करता है। तो यहां पर तो भाई प्लम डियर आ गए, उनको मारा और खाया। बट ये किसके लिए है? दिस इज फॉर दोज टाइगर्स हु आर इन द फॉरेस्ट। दिस इज फॉर दोज टाइगर्स हु आर फ्री। दिस इज फॉर दोज टाइगर्स हु whose life is very interesting because they are living in their own habitat। वो अपने घर में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट? तो चलिए हम लोग अगले स्टेज पर चलेंगे और फिर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्टेज। ओके, what the poet says there in this stanza, अगर ये बाघ जंगल में रहता तो क्या करता? He should be snarling round houses। Snarling, a very very important word। Now snarling का मीनिंग क्या होता है? It's a very very simple word and very very important word। Okay, snarling means warning, warning sound। बाघ आवाज निकालते हैं, गुर्राते हैं, नॉट गुर्राते हैं, मतलब व्हाट इज से रोर करते हैं। सो दैट इज snarling। Or you can say warning sound। So the word is there, snarling means what? There is the word, snarling around means warning sound। और क्या? Fangs, baring wide fangs। क्या करते हैं वो? ये वो जो बाद बगल का दांत निकला होता है उसको दिखाते ही, भैया मैं कहा जाऊंगा तब। इफ यू कम आई शैल ईट इट। वाइट फैंग्स वर्ड इज वेरी क्लियर। फैंग्स मीन्स टीथ। जो आप देखेंगे टीथ यहाँ पर, दांत के यहाँ पर राइट साइड में, और दोनों से बड़े बड़े दांत निकले, दैट इज कॉल्ड फैंग्स।
and the tiger shows that to terrorize. But the tiger only terrorizes. It does not eat anyone. वो किसी को खाता भी नहीं है. वे कभी किसी को नहीं खाते. यानी कि वो क्लॉज से, अपने फैंक्स से लोगों को डराते हैं. वो किल नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. तो poet says very clearly that what happens if the tiger goes around the houses. Why they go around the houses? The question is very clear. They go around the houses because they don't have proper habitat. क्यों जाएंगे अगर जंगल के पास घर ना बने तो? If this thing is taken care by the government, then this is very good for them. It is welcoming decision for them because the government's responsibility to keep them safe. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेफ रखें. और क्या करता है बेचारा? वो कुछ भी नहीं करता भाई. वो जाता है और लोगों को केवल डराता है, क्योंकि लोग मिल जाते हैं. द पीपल मीट विद देम. ही इज नॉट गिल्टी. पीपल आर guilty in that case. The reason is clear. Because उनके एरिया को ले लिया गया. Right? Their area has been taken by the human being. Okay. So now what next Ninja says? Let's go ahead now. Okay. Fine. Okay. Okay. But what the condition is? लेकिन बाघ जंगल में नहीं है. द टाइगर इज नॉट इन द फॉरेस्ट. व्हाट द कंडीशन? द एरिया हैज बीन कैप्चर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग. The area has been taken by the human being, trapped by the human being, and the tiger has been kept in the forest, has kept in the zoo. See the tiger moving in his cage, doing nothing. But he is locked in a concrete cell. See, ये देखो, सभी ध्यान से देखो. कंक्रीट सेल, वायर लगा हुआ है, और ये पत्थर किनारे किनारे. दिस कंक्रीट सेल, जेल, सीमेंट और बालू से, पत्थर से बना हुआ. क्या करता है ये? His strength behind the bar. So strength means what? A strength means body. यहां पर टाइगर के बॉडी का कंपैरिजन किया गया स्ट्रेंथ से. देखिए ध्यान से, टाइगर का बॉडी यही इसका पावर है. तो ये मेटाफोर है इसमें. पार्स में जंगल, जेल, यानी कि इस जेल के अंदर इसका पावर पैक है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इट केज. ये इस केज को बार बार टहलता है. एक बार वहां जाता है, फिर यहाँ आता है. he goes there and he comes here, again he goes there and comes here. So this condition is there. What he does? Ignoring visitors. Ignoring visitors. एक बार भी visitors को नहीं देखता. As it said that there be noble animals. They are very prestigious animals. They have a great weightage. ये उनको नहीं देखता, लोगों को नहीं देखता, और वो चुपचाप टहलते रहता है उदासी के मन में. राइट. हियर्स, क्या सुनता है भाई? रात में when every visitor comes out of the zoo, तो उस समय जो ऑफिसर्स होंगे जू के, what they do पेट्रोलिंग. वे क्या करते हैं? वे लोग ढूंढते हैं, चेक करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रह गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई. तो क्या करते हैं वो लोग? अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर चेक करते हैं चारों तरफ. दैट इज अ पेट्रोलिंग. और वो जो गाड़ी की आवाज आती है उसको लोग सुनते हैं. He hears the last voice at night.
the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो क्या करता है रात में बाघ? उन स्टार्स को, आवाज को सुनते हुए चमकती आंखों से, चमकते स्टार्स को देखते हैं, चमकती आंखों से चमकते स्टार्स को देखते हैं और दे ट्राई टू सी देयर हैबिटेट, कि शायद कुछ हमें वहां दिखाई दे, हमारे पेड़ दिखाई दे, हमारे जानवर दिखाई दे। बट वॉट वी कैन से, इट इज वेरी इमोशनल पोम। रोने का मन करता है ना जान करके कि बेचारा बाघ रख दिया गया है जेल के अंदर, और वो बाघ देख रहा है, वो देखो स्काई, वो देखो स्काई, ऊपर देखो, ग्रीन ग्रीन कलर का स्काई, और स्काई पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सो वी शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द टाइगर, how they should be kept, what is the moral responsibility of the people, of the government. Should we not keep them safe? Should we not provide them their own habitat? क्या उनको अपना घर नहीं हमें रिटर्न करना चाहिए? डेफिनेटली रिटर्न करना चाहिए, यस। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों। और हाँ भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज, और शेयर भी कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अब मैं आपको श्योरली करता हूं कि 10 क्लास में जो मैंने पढ़ा दिया, बोर्ड की तैयारी हो गई। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और रोज रोज चैनल को देखना है ताकि याद हो जाए। ओके, सो द पोएट इज वेरी क्लियर अबाउट his vision behind writing. He says that yes, the tiger should be kept in the forest. They should be provided their habitat. उनको अपना घर प्रोवाइड करा देना चाहिए, उनको जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वो रह सके और अपने तरीके से रह सके, ताकि उनको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। सो दिस वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। इसकी पोएटिक डिवाइसेस जहां तक है, अलग से एक सेशन आएगा पोएटिक डिवाइसेस का एग्जाम के पहले, तो आप लोग उसको देखेंगे। फिर भी इसमें मैंने कुछ पोएटिक डिवाइसेस कवर किए हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। और एक दो क्वेश्चंस भी मैंने लिया है, तो पीवाईक्यू भी देखेंगे हम लोग। चलिए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में समझते हैं क्या है। Alliteration first, क्या होता है? The repetition of the same consonant sound at the beginning of closely placed words. जैसे he hears, H और H आया, तो ये क्या बन जाएगा? Alliteration, ध्यान रखिएगा। क्या है? Behind bars, B और B बन गया, तो क्या बन गया? Behind bars। तो B और B, यानी कि B से behind और B से bars, ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा alliteration। उसी तरह से पम पम पम, एग्जाम्पल लिया गया है इसमें। प्लम पियर्स, ये बनाया गया है, डियर को पियर किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? पोएटिक डिवाइसेस हो जाएगा। सी कंक्रीट सेल, सी और सी आने की वजह से क्या बन गई? एलिट्रेशन बन गया है। सो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़े। आगे बढ़िए। इमेजरी क्या है? सो यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज that appeals to the physical sense, sight, sound, touch. विविध स्ट्राइप्स की बात हो रही है, कंक्रीट सेल की बात हो रही है, ब्रिलियंट आइज की बात हो रही है। ये सारे के सारे इमेजरी के वर्ड्स हैं। इसमें और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि इमेजरी को आप नॉर्मली समझेंगे कैसे। जैसे सपोज यू आर लिविंग इन ए रूम, यू सी द कलर ऑफ योर हाउस, you see design of the house, so you can pick adjectives, adverbs, good nouns. Those all words are treated as imaginary, so you can write, it's very easy one, right? बहुत आसान है ये। So now what is auditory imagery? Snarls and snarls around houses, hears the last voice at night, so ये भी हमारा imagery। Anyways,
पोएटिक डिवाइसेस में क्या है, चलिए आगे लिटरेशन हो गया। ये हमारा एसोनेंस और कॉन्सोनेंट्स क्या है, आई थिंक अभी से नो इट्स ओके। एसोनेंस कॉन्सोनेंट्स देखो ध्यान समझोगे, अगर किसी लाइन में, वो हम किसी लाइन में एक पर्टिकुलर वॉवेल रिपीट हो रहा हो हर वर्ड में, तो उस राइटिंग के इस तरीके को दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। एंड इफ देयर इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। इस बात को ध्यान रखें, राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। So this is consonants and assonance. Fine. Let's go for enjambment. What is that? The continuation of a sentence without pause or punctuation mark past the end of a line, couple, couplet or stanza. Couplet का मीनिंग होता है दो लाइन का एक stanza. So he should be snarling in shadow. बीच में कुछ भी नहीं आया, ना फुल स्टॉप ना कॉमा, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, enjambment हो जाएगा। Sliding through long grass near the hole where plum deer passed, dear students, he से लेकर के पास तक बीच में कुछ भी नहीं आया, therefore it will be called what? Enjambment. Okay, let's go for the next one. So this was only this part, as I told कि coding devices का अलग से इसमें वीडियो आएगा, तो आप लोग सभी तैयार रहेंगे। प्रोबेबली थोड़ा लंबा वीडियो होगा, और मेरा वीडियो अब लंबा होने वाला है। द रीजन इज व्हाट, आई वांट यू टू लर्न मोर एंड मोर, आई वांट यू टू बी engaged with the video so that you could be ready for preparation। क्योंकि बोर्ड की तैयारी करनी है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, राइट। बोर्ड की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। रीजन क्या है, तो बोर्ड में लिखिए कैसे, तैयारी कैसे करें, क्या आप समझिएगा। दूसरी बात कि जल्दीबाजी नहीं करना है, बोर्ड पे इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, समझ में ज्यादा आएगा। ओके, लेट्स गो विद द वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने लिया है। इसमें क्या है, चलिए समझ लेते हैं एक बार। फाइन, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस बुक में क्या क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि मैंने इस स्लाइड्स में लिया नहीं है, फिर भी कुछ पढ़ाए तो कुछ याद है, डिस्कस कर लेंगे। क्या है प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट the tiger's life in cage with his natural habitat in the wild? What message does Les Linares convey? तो इसके आंसर को तीन पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश किया गया। याद रखिए, किसी भी आंसर लेने का तीन तरीका। ऑलवेज रिमेंबर, आंसर राइटिंग इज अ टेक्निक। If you want to get 6 out of 6, you have to learn that technique. What the technique is? The technique says, if it is 6 marks question, so try to make it, try to break it in 3 parts। देखो, ये हमारा 3+2+1, तो ये हमारा एक्यूरेसी है, 2 हमारा एक्सप्रेशन है, और 3 हमारा कंटेंट। तो ये क्राइटेरिया क्या है, इसका भी अलग वीडियो मिलेगा आपको कि तैयारी कैसे करें हम। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंटेंट के लिए हमें कंटेंट वर्ड फाइंड आउट करना होता है, जो कि मैं हर रोज कोशिश कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट्स ग्रुप में जाए। तो ये जा रहा है, और आप लोग इसको चैनल पर ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। वो सब कोई शॉर्ट्स नहीं है, वो सब वे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में आए हुए हैं, सारे वर्ड्स। सो यहां पर दिखाया गया कि भाई देखिए, लाइव इन द जू कैसा होगा। फर्स्ट रेंज 1 में, 4 में और 5 में दिखाया गया है। रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है 1, यानी कि फ्रीडम काटा हुआ है इनका। सेकंड, सप्रेस्ड पावर है, बाघ अपने पावर को दबा कर रखे हुए हैं। ये स्ट्रेन उसके उसको उसको पैक कर दिया गया बॉडी को, कहां पर, बार के पीछे। हेल्पलेस डिपेंडेंस, बाघ, the tiger is depending on human being. This is big irony. Now, अब वो बाघ अगर जंगल में होता तो क्या होता, एब्सोल्यूट फ्रीडम, राइट, ओके।
जैसे मर्जी वैसे रहता, जो मर्जी वो करता। नेचुरल डोमिनेंस, बाघ अगर जंगल में होता तो दैट वुड बी नेचुरल डोमिनेंस देयर। मन से खाता, मन से पीता, अपने मन से भागता, वट एवर, राइट। नाउ पोएट्स मैसेज, क्या है मैसेज? क्रुएल्टी ऑफ कैप्टिविटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग की क्या है कि हम लोग अपने आप को बड़ा ही स्मार्ट और होशियार समझते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमन के प्रति एक थॉट जो जानवरों का आए या जानवर के ह्यूमन का जाए, दोनों में अंतर है। द एनिमल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट एट ह्यूमन नोस। सो ह्यूमन शुड नो what is my duty. So we should give them a space. We should give them their own place. उनकी जगह दे देनी चाहिए और इस तरह से उनको हमें छोड़ देना चाहिए ताकि जंग पे ना सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस चैप्टर में, चाइल्ड इन द जू में, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई किस तरह से हम लोगों को चाइल्ड के साथ ट्रीट करना चाहिए, फ्रीडम की वैल्यू क्या है। और शॉर्ट पॉइंट में कहें तो हमने इसमें क्या समझा? हमने समझा कि पोएट कौन है। सेकेंड पॉइंट क्या समझा? की थीम क्या है? एनालिटिकल समरी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस एंड वन PYQ। ये क्वेश्चन आई बिलीव 23 का है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, चैप्टर मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैप्टर को पूरा देखिए। बोर्ड में कॉपी चेक कैसे होती है, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है और लगभग सारे चैप्टर्स क्लास 10 के आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए, राइट? So I wish you all the best. I love you all, and I want everyone to score very well. God bless you. Take care and see you in the next video. Bye. Take care.